मूवी की शुरुआत में हमें कोरिया का शहर सियोल दिखाया जाता है, जहां रहने के लिए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स काफी ज्यादा फेमस हो रहे थे। दरअसल बहुत से लोग अपना लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड करने के लिए उन बिल्डिंग्स में मौजूद अपार्टमेंट खरीदने लगते हैं ताकि उनकी लाइफ स्टाइल आसान हो जाए। इसलिए सब लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई को उन बिल्डिंग्स के अपार्टमेंट खरीदने में लगा देते हैं। लेकिन फिर एक दिन वहां अर्थक्वेक यानी भूकंप आ जाता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। फिर तीन शिफ्ट होते हुए अपार्टमेंट के विंडो से बालकनी में आता है, जिसमें हमें सियोंग दिखाया जाता है, जो अपनी वाइफ मियोंग के साथ इस अपार्टमेंट में रहता होता है। फिर उसे पता चलता है कि शहर में मौजूद अब की सब बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन खुशकिस्मती से सिर्फ उनकी ही एक बिल्डिंग बाकी बची थी। वो जब नीचे आता है तो उस बिल्डिंग के रेजिडेंट्स ये डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, और बिल्डिंग के कुछ स्टाफ मेंबर्स उन्हें मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वहाँ ठंड बढ़ती जा रही थी और गैस और पानी न होने के कारण सब लोग काफी ज्यादा परेशान थे। लेकिन मैनेजमेंट के लोग उन्हें बताते ही कि जनरेटर ऑन करने में अभी काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अब सियोंग जब कुछ सप्लाईज लेकर अपार्टमेंट में आता है तो उसकी वाइफ पहले से मौजूद खाने पीने की सभी चीजें कैलकुलेट कर रही है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके पास सिर्फ एक वीक का एक खाना पानी बचा है। सियोंग की वाइफ उसके डैड के पास जाने को कहती है, लेकिन सियोंग ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उनका वहां जाना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता था। दूसरी तरफ हम अपार्टमेंट के बाहर का सीन देखते हैं, जहां बहुत सी डेड बॉडीज हर तरफ बिखरी पड़ी थी और डिस्ट्रॉय होने वाली बिल्डिंग्स के सर्वाइवर्स यानी बच जाने वाले उसी एक बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे। रात को कोई सियोंग के अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाता है। सियोंग जब डोर ओपन करता है तो एक लेडी उन्हें बच्चे की हेल्प करने को कहती है, जो कि ठंड से फ्रीज हो रहा था, लेकिन सियोंग उनकी हेल्प करने से मना कर देता है। वो लेडी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उनके सिवा किसी ने भी अपार्टमेंट का दरवाजा नहीं खोला था। फिर सियोंग की वाइफ मियोंग को जब ये पता चलता है तब फौरन ही उस लेडी और उसके बच्ची को अपने अपार्टमेंट के अंदर ले आती है। फिर वो लोग उन्हें एक रूम में सोने की परमिशन दे देते हैं। फिर सियोंग रिसेप्शन पे जाता है, जहाँ पर कुछ लोग सप्लाई बेच रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो सियोंग से पैसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो उन चीजों के बदले गैस, पानी और लाइटर लेना चाहता था। तभी एक आदमी वहां आके उनसे बैटरीज के बदले खाने की चीजें ले लेता है। ये देख कर सियोंग भी उसे अपनी घड़ी देकर खाने की चीजें खरीद लेता है। फिर अपने अपार्टमेंट में जाते हुए सियोंग देखता है कि कॉरिडोर आउटसाइडर से भर चुका था और वहां कुछ लोग फाइट कर रहे थे, क्योंकि एक आउटसाइडर ने कोई चीज चोरी कर ली थी। दूसरी तरफ अपार्टमेंट में सियोंग की वाइफ उस बच्चे को वॉकी टॉकी का यूज करना सिखा रही थी। तभी वहां सियोंग आता है और सीधा अपने बेडरूम में चला जाता है। सियोंग की वाइफ उसके पीछे जाती है, जहाँ सियोंग उसके लिए खाने के लिए कुछ लाया था। लेकिन जब सियोंग की वाइफ मियोंग उसे उस मदर और बच्चे से शेयर करने को बोलती है तो सियोंग उसे मना कर देता है और कहता है कि ये सिर्फ उसके लिए है। लेकिन इसी दौरान वहां मदर आके उनसे कुछ पूछने लगती है और अब उन लोगों के पास वो खाने को उनसे शेयर करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं तो मौसम और ज्यादा ठंडा हो जाता है और आउटसाइडर भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे। सियोंग को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि ये लोग उनकी हॉस्पिटैलिटी को अब्यूज कर रहे हैं। तभी उन्हें वहाँ कुछ लोग फाइटिंग करते हुए दिखाए जाते हैं, जिसके कारण मियोंग उस इंजर्ड आदमी को चेक करने जाती है, क्योंकि वो एक नर्स थी। लेकिन तभी उस अपार्टमेंट से धुआं बाहर आने लगता है और इसी दौरान वो अपार्टमेंट आग में घिर जाता है। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम यंग टेक का। वो आग बुझाने वाला सिलेंडर लेके आता है और आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। इसलिए वो जल्दी से इमरजेंसी रोड को निकालने के लिए वापस आता है और उसे सियोंग को दे देता है, जो कि फ्लेम से फाइट के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए यंग टेक फिर से वहां के रोड को अपार्टमेंट के अंदर ले जाता है और आखिरकार आग को बुझाने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद सब लोग हीरोइज्म के कारण उसे थैंक्स कहते हैं। जिसके बाद वो लोग एक स्पेशल मीटिंग बुलाते हैं, जहाँ से बिल्डिंग के रेजिडेंट्स को ही बुलाया जाता है, क्योंकि वो वहां सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना चाहती थी। लेकिन जल्दी उनमें इस बात पर बहस स्टार्ट हो गई कि उन्हें आउटसाइडर का क्या करना चाहिए। तभी सियोंग की वाइफ मियोंग उन्हें सजेस्ट करती है कि उन्हें एक साथ रहने का कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग उसकी बात पे एग्री नहीं करते। पर वॉम उन्हें बताती है कि इनमें से बहुत से लोग ज्यादा फाइनेंशियल बिल्डिंग से आए हैं और ये लोग उन्हें मिडिल क्लास होने के कारण नीचे दिखाया करते थे। साथ ही वो उन्हें ये भी बताती है कि उनके पास सप्लाईज खत्म होने वाली है। फिर हम यंग टेक को देखते हैं, जो उन्हें सजेस्ट करता है कि उन्हें सब इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, जिसमें सब लोग इस
आपदा के समय मिलकर काम कर सकें। अब इसके लिए सबसे पहले उन्हें अपना लीडर चुनना था ताकि वो फैसला ले सकें। अब चूंकि यंग टेक ने काफी बहादुरी का काम किया था, इसलिए उसे लीडर चुना जाता है, जिसके बाद अब से इस सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करना था कि वो आउटसाइडर्स को यहाँ से निकाले या नहीं। इसके लिए वो सीक्रेट वोटिंग का मेथड यूज करते हैं, जहाँ सब लोग बारी बारी जाकर एक बोर्ड में व्हाइट या ब्लैक उनको रखते हैं। वोटिंग का टाइम खत्म होने के बाद वो जब वोट को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ज्यादा लोगों ने आउटसाइडर्स को वहां से निकालने के लिए वोट किया था। इसके लिए वो सब लोग मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं। शाम को मियोंग सियोंग से पूछती है कि उसने कौन सा कलर चूज किया था, लेकिन सियोंग उसके क्वेश्चन को अवॉइड करने लगता है। इसी दौरान वहाँ वो बच्चा आता है जो कि मियोंग को उसे वॉशरूम ले जाने का कहता है। वो जब वहां से चली जाती है तो सियोंग अपनी इंजरीज को देखता है, जिसके कारण उसे उस टाइम के फ्लैशबैक दिखाई देते हैं जब अर्थक्वेक अभी उनके घर तक नहीं पहुंचा था, और वो उस जगह था जहां अर्थक्वेक ने सबसे पहले हिट किया था, जब वो एक और आदमी एक ट्रक को पुश करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उसके नीचे मौजूद एक औरत को बचा सके। लेकिन जब अर्थक्वेक उनकी तरफ पड़ने लगता है तो सब लोग वहां से भाग जाते हैं, जबकि सियोंग एक गाड़ी में छुप जाता है और वो उस लेडी को मरते हुए देख रहा था। अर्थक्वेक के कारण उसकी गाड़ी भी अफेक्ट होती है, लेकिन सीट बेल्ट के कारण वो बच जाता है। प्रेजेंट टाइम में यंग टेक सियोंग को एंटी क्राइम फोर्स को लीड करने को कहता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले वो मिलिट्री सर्विसेज से गुजरा था। जिसके बाद टेक और गुआम सभी टास्क फोर्सेस के मेंबर्स को जमा करते हैं जिन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग ले रखी थी, जिन्हें वो अगली सुबह एक जगह इकट्ठा होने को कहते हैं और उन्हें कुछ वेपन्स भी चाहिए थे ताकि कोई भी आउटसाइडर रेजिस्ट ना कर सके। लेकिन वो क्लैरिफाई करते हैं कि उन्हें किसी को भी मारना नहीं। तब एक आदमी उन्हें बताता है कि उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए वो क्विट करने का डिसाइड करता है और सब लोग उसे जज करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सियोंग को देखते हैं जो कि वेपन्स के लिए एक मेटल स्टिक को उठा लेता है, जिसके कारण मियोंग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ टेक अपनी मदर को चेक करने के बाद टास्क फोर्स को ज्वाइन कर लेता है, जहां गुआम आउटसाइडर्स को बिल्डिंग के बाहर लाने के लिए ये बहाना बनाती है कि सभी आउटसाइडर्स को अपार्टमेंट अलॉट किया जा रहा है। यहाँ सियोंग की वाइफ भी उस मदर और किड को गुड बाय कहती है। जब सभी आउटसाइडर बाहर चले जाते हैं तो टास्क फोर्स के मेंबर्स पेशेंस लेकर सामने आते हैं, जहाँ टेक ये अनाउंस करता है कि वो लोग अब यहाँ नहीं रह सकते। ये सुनकर सब लोग कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर के कारण वो फ्रीज होके मारे जा सकते थे, और जबकि उस बिल्डिंग में कुछ अपार्टमेंट खाली भी थे। उन्हें पता चलता है कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेसमैन भी उसी क्राउड में मौजूद था, मतलब एक लीडर भी उस भीड़ में मौजूद था जो बाहर थी, जो कि यहाँ स्पीच देने के लिए कोशिश करता है। लेकिन टेक पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता, वो उसे भी पीछे ढकेल देता है। एक आदमी बाकी सबसे कहता है कि ये लोग गवर्नमेंट की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो सबको अंदर जाने के लिए इनकरेज करता है, जिसके कारण हर तरफ हलचल मच जाती है, क्योंकि टास्क फोर्स उन लोगों को अंदर जाने से रोकने लगती है। लेकिन वो लोग इतने जोर से धक्का देते हैं कि शीशा ही टूट जाता है, जिसकी वजह से टास्क फोर्स के मेंबर नीचे गिर जाते हैं और कुछ आउटसाइडर्स इन पे अटैक कर देते हैं। लेकिन फिर कुछ देर के स्ट्रगल के बाद वो आउटसाइडर्स को बाहर धकेलने में कामयाब हो जाते हैं। इसी दौरान टेक इंजर्ड भी हो जाता है, लेकिन वो लोग उन्हें बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। तो टेक उन लोगों पर चिल्लाने लगता है और इस दौरान उसका खून भी बह रहा था। इसी दौरान अपार्टमेंट के लोग पर से पत्थर फेंकने लगते हैं, जिसके कारण आउटसाइडर्स को वहां से भागना पड़ता है। ये देखकर सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन मियोंग इस सब से खुश नहीं थी। आने वाले दिनों में सब लोग मिलकर उस बिल्डिंग को रिबिल्ड करने लगते हैं जहां से वो डैमेज हुई थी। साथ ही वो लोग सप्लाईज को भी शेयर कर लेते हैं। वो कॉम्प्लेक्स के गिर्द एक दीवार भी बना देते हैं, चारों तरफ एक दीवार बना देते हैं ताकि आउटसाइडर्स को उनकी टेरिटरी में आने से रोका जा सके। इसके बाद गुआम कुछ रूल्स को अनाउंस करती है कि सिर्फ बिल्डिंग के रहने वाले ही वहां रह सकेंगे। अपनी मर्जी से बिल्डिंग के अंदर और बाहर जाना मना है ताकि वो किसी मुसीबत में ना पड़े, जबकि राशन सबको उसकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब वो लोग जितनी मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे, उसी हिसाब से उनको राशन और पानी दिया जाएगा ताकि सब लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें और कोई भी स्लो ना हो सके। और पानी की कमी के कारण उन्हें कुछ कामों के लिए प्लास्टिक बैग्स यूज करने को कहा जाता है। साथ ही वो लोग डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट टास्क फोर्सेस भी बना देते हैं। एंटी क्राइम फोर्स ऑर्डर मेंटेनेंस करने के लिए थी, जिसमें कोई भी आदमी जिसकी एज 16 साल
से ज्यादा थी वो शामिल हो सकता था। जबकि राशन फोर्स सब लोगों में सप्लाई बराबर डिस्ट्रीब्यूट करती थी, जबकि मेंटेनेंस फोर्स रिपेयर का काम करती थी और मेडिकल फोर्स आए लोगों की हेल्प करती थी। यहाँ सब लोग मिलकर काम करते हुए काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनकी लिविंग स्पेस धीरे धीरे इंप्रूव हो रही थी। और जब उनकी सप्लाईज कम होने लगती थी तो सियोंग कुछ लोगों के साथ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से निकल पड़ता है ताकि वो शहर के खंडर में कुछ सप्लाई ढूंढ सके। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उन्हें वहाँ बहुत सी डेड बॉडीज भी दिखाई देती थी और उनमें कांग्रेसमैन भी शामिल था। दूसरी तरफ अपार्टमेंट में मौजूद लोगों को डोर से एक लाश की आवाज सुनाई देती है, लेकिन सियोंग और उसका ग्रुप सेफली वापस पहुंच चुके थे। वो कुछ फूड तो ले आए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर खराब था, जिसके कारण स्वैंग का ग्रुप हर रोज एक एक बिल्डिंग को चेक करने के लिए जाने लगता है और उन्हें जो भी बिल्डिंग खड़ी हुई मिलती थी उन्हें उसमें बहुत सी डेड बॉडीज ही दिखाई देती थी। और ये सब कुछ ह्यूमन वायलेंस के कारण हुआ था, यानी कि बहुत से लोग अर्थक्वेक से बच गए थे लेकिन एक दूसरे से फाइट करते हुए मारे गए थे। वो लोग कभी कभी अपने साथ फूड ले आते थे, लेकिन उनके पास राशन की हमेशा कमी रहती। एक रात जब वो बाहर गए हुए थे तो यहाँ टेक और सियोंग बातें कर सियोंग यहाँ टेक से कहता है कि उन्हें ये सब करने के बदले रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। तो उसे ये भी बताता है कि मियोंग का पिछले साल मिसकैरेज हुआ था और इसी कारण वो बच्चों का इतना ज्यादा ख्याल रखती थी। इधर मियोंग को दूसरी बिल्डिंग की बालकनी में वही बच्चा दिखाई देता है जिसके पास अभी भी वॉकी टॉकी था, इसलिए वो जल्दी से अंदर आकर अपने वॉकी टॉकी ढूंढती है और बच्चे से बात करने लगती है। उसे पता चलता है कि डोकियोन ने उसे और उसकी मदर को अपने अपार्टमेंट में छुपाया हुआ था। दूसरी तरफ सियोंग की टीम को एक टनल मिलती है जहाँ से होते हुए वो एक नई जगह पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें एक ग्रोसरी का स्टोर मिल जाता है, जहाँ जब उसमें एंटर होने की कोशिश करते हैं वो लोग तो शॉप का जो ओनर होता है बाहर आकर उन पे अपनी गन तान लेता है और उन्हें वहां से जाने को कहता है। टेक जब ये बात करने की कोशिश कर रहा था तभी सियोंग उस शॉप ओनर पर पीछे से अटैक कर देता है, जिसके कारण उससे गोली चल जाती है जो कि उसके टीम के एक मेंबर को लग जाती है और फिर वो लोग जल्दी से उससे गन ले लेते हैं, जिसके बाद टेक गुस्से में आकर उसे मारने लगता है। अब सब लोग स्टोर में एंटर हो जाते हैं और खाने के साथ साथ जो भी राशन मिलता है वो सब खा लेते हैं। वहां से जाते हुए सियोंग को दो बच्चे अपनी डैड की डेड बॉडी पर रोते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस अपार्टमेंट में लोग न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ देर बाद वो लोग अंधेरे में किसी को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो वो काफी डर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक लेडी एवन थी जो कि यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स के डिवोर्स होने के बाद वो अपनी मदर के साथ यहाँ से चली गई थी। अपार्टमेंट टेक के अपार्टमेंट के बगल में था, लेकिन यहाँ वो टेक को नहीं पहचान पाती। उन्हें जब एवन के वहाँ रहने का ऑफिशियल प्रूफ मिल जाता है तो वो उसे बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि उसका बड़ी गर्म जोशी से स्वागत करते हैं। इसके बाद वो पार्टी करना जारी रखते हैं। टेक यहाँ सिंगिंग करने लगता है। इसी दौरान उसे 5 का टाइम याद आने लगता है और हमें पता चलता है कि टेक का असली नाम सी पियोम जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन अर्थक्वेक से पहले वो एक अपार्टमेंट घुस गया था जो कि असली यन टेक का था और वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था जो कि लोगों के साथ स्कैम करके उन्हें लूटा करते थे। सी पियोम भी उन्हीं लोगों में से एक विक्टिम था और यहाँ वो उससे अपने पैसे वापस लेने के लिए आया था, लेकिन जब वो उसकी हेल्प करने से मना कर देता है तो सीपियोम उस पे अटैक कर देता है। इसी दौरान टेक और सीपियोम की लड़ाई होने लगती है और फिर सीपियोम उस टेक को नीचे गिराकर मार डालता है और ये देखकर उसकी भी माँ भी पैरालाइज हो जाती है, जिसके बाद उसे अपनी वाइफ की कॉल आती है जो कि उस पर चिल्ला रही थी क्योंकि उधार वसूल करने वाले वहां आकर सब कुछ ले जा रहे थे। जिसके बाद वहां अर्थक्वेक आ जाता है। अब क्योंकि उसकी वाइफ वैसे ही उससे नफरत करने लगी थी, इसलिए वो टेक की आइडेंटिटी के साथ वहीं पर रहने का डिसाइड करता है। प्रेजेंट टाइम में जब सब लोग अपना वीकली राशन लेने के लिए जमा होते हैं तभी वहां पर आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि वो राशन एक दिन भी गुजारने के लिए काफी नहीं था कि क्राइम फोर्स बाकी लोगों से ज्यादा राशन लेती थी, इसलिए कुछ लोग इस बात को ठीक नहीं समझते थे। यहाँ एक रिपेयर मैन अपनी काम की डिफिकल्टीज भी बताने लगता है, साथ ही वो एंटी क्राइम फोर्स पर मर्डरर होने का भी इल्जाम लगाता है। ये बात मियोंग भी सुन लेती है, लेकिन तभी वो कहती है कि अगर उन्हें ये सब कुछ ठीक नहीं लगता तो वो यहाँ से जा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में मियोंग सियोंग से पूछती है क्या उसने भी किसी का मर्डर किया है। सियोंग उसे एक इंसिडेंट बताता है, लेकिन वो उससे कहता है कि वो आदमी मरा नहीं था, लेकिन मियोंग इस वायलेंस की कहानी को सुन के शॉक हो जाती है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो उसे बाहर जाने से रोक देती है, जिसके बाद वो कुछ सप्लाईज लेकर टोकियोन को दे आती है ताकि वो उससे आउटसाइडर्स की हेल्प कर सके। दूसरी तरफ टेक हीटर देने के बहाने हेवन के पास आता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसकी मदर को जानती है, जब वो कहती है कि वो उसे मदर को जानती है तो ये सुनकर टेक का बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो उससे डरावनी आवाज पूछता है कि क्या
वो उसे याद आ गया तो हेवन अपनी सेफ्टी के लिए ये कह देती है कि हाँ वो उसे याद आ गया। इस टाइम के बाद हेवन अपनी इंजरी मियोंग को चेक करवाती है, जहाँ मियोंग उससे पूछती है कि बाहर की दुनिया कैसी है, तो वो उसे बताती है कि बाहर की दुनिया बदतर हो चुकी है और स्टेशन के करीब एक गुरु के रहने की रोमर फैली हुई है, क्योंकि जो कोई भी उनके पास जाता है वो उसका ख्याल रखते हैं। वहाँ मौजूद औरतें जब इस पे कमेंट करने लगती हैं तो हेवन उनसे कहती है कि उनके पास वो शेल्टर मौजूद है, लेकिन बाहर बहुत सी डेड बॉडीज पड़ी हैं जिनमें वो लोग इग्नोर कर देते हैं, जिन्हें वो लोग इग्नोर कर देते हैं। ये सुनकर वो लेडी उस पर गुस्सा करने लगती है और उसके काम को अप्रिशिएट ना करने के कारण उसे रूट कहकर बुलाती है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। फिर मियोंग उसका पीछा करती है तो वो उससे बताती है कि यहाँ सब लोग पागल हैं, क्योंकि टेक यहाँ का रियल रेजिडेंट नहीं है, मतलब टेक यहाँ पर रहने वाला नहीं है। वो लोग से तो अच्छे से ट्रीट करते हैं जबकि उसके साथ ऐसा नहीं करते। लेकिन तभी उन लोगों को चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उन्हें एक रेजिडेंट की डेड बॉडी मिली, जिसे आउटसाइडर ने उस टाइम मार दिया जब वो अकेला ही गेट क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही किलर्स ने उसके ब्लड से उनके लिए एक मैसेज भी छोड़ा था कि जल्दी सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये देखकर टेक को वो टाइम याद आ जाता है जब उसे शहर की खट्टर से अपनी बेटी की डेड बॉडी मिली थी। इसलिए वो फौरन ये अनाउंस करता है कि अब से कॉम्प्लेक्स से निकलने वालों पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा और गेट पर मौजूद गार्ड को भी बढ़ा दिया जाएगा। उसी शाम टेक टोकियन के अपार्टमेंट में जाता है। टेक टोकियन के अपार्टमेंट में जाता है और इधर उधर देखने लगता है। वो जब चीजों को चेक कर रहा था तो तभी उसे मदर और किड भी मिल जाते हैं। टेक फौरन से उन्हें बिल्डिंग के बाहर निकाल देता है और टोकियन को रूल्स तोड़ने के कारण पनिश करता है। बाकी लोग भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन वो इस पर कोई भी एतराज नहीं करते। जिसके बाद टेक सियोंग को बताता है कि इन सब में उसकी वाइफ भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट सीन में हम सियोंग को मियाओ पे गुस्सा करते हुए देखते हैं, क्योंकि उसकी वजह से वो किसी मुश्किल में पड़ सकते थे, लेकिन मियोंग उसकी बातों की कोई परवाह नहीं करती और उससे बताती है कि टेक यहाँ का रेजिडेंट नहीं है, लेकिन उसके पास इसका कोई नहीं था, इसलिए सियोंग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वो टेक के पास जाता है और उसे अपोलोजाइज करता है। टेक उसे माफ कर देता है और उसे कड़ी करने को कहता है और अगले दिन से ही एंटी क्राइम फोर्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है। वहां अपार्टमेंट में जाकर आउटसाइडर्स को चेक करने लगते हैं और अगर उन्हें वहां कोई मिल जाता था तो उसे बाहर निकाल देते थे, अपार्टमेंट को मार्क कर देते थे। इधर मियोंग चुपके से टोकियन के लिए कुछ मेडिसिन ले आती है, लेकिन वो उसके लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे मेडिसिन लेने से मना कर देता है। वो जब बिल्डिंग की छानबीन कंप्लीट कर लेते हैं तो तभी वहां पर ऑन अर्थक्वेक आता है, जिसके कारण करीबी बिल्डिंग को लैप हो जाती है और पानी के टैंक पर टूट जाते हैं, जिससे आखिरकार अब उनका पानी का रिजॉल्व हो जाता है। और यहाँ जब वो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे तो तभी मियोंग हेवन के पास आती है और टेक के बारे में उसे सब कुछ बताने को कहती है। वो आन टेक के पास आकर उसे कहती है कि पानी का इश्यू तो सॉल्व हो गया है, लेकिन उनका फूड लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए टेक खाना ढूंढने के लिए एक न्यू ग्रुप अनाउंस करता है, जिसके कारण हेवन और मियोंग को मौका मिलता है और वो हेवन के अपार्टमेंट की दीवार तोड़ के टेक के रूम में एंटर हो जाती है। वो इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उन्हें वहाँ कोई क्लू नहीं मिलता क्योंकि टेक ने सारे सबूत मिटा दिए थे। इसलिए हेवन उस लेडी से इस बारे में पूछती है, लेकिन उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो हार मान के वहाँ से जाने लगते हैं। कि तभी हेवन नोटिस करती है कि टेक ने वॉशिंग मशीन को सील कर रखा है, तो जब उसे खोलती है तो उसे उसमें रियल यंग टेक की बॉडी मिल जाती है, मतलब जो असली यंग टेक था उसकी डेड बॉडी मिल जाती है, जिसे इस नकली टेक ने मार दिया था। दूसरी तरफ वो लोग इस बार काफी दूर तक जाते, जहाँ उन्हें एक डिस्ट्रॉय हुआ फूड का एक बड़ा स्टोर भी मिल जाता है और उसके अंदर जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता था जो कि डेड बॉडी से भरा हुआ था। मियोंग अंदर जाने के लिए खुद को कहता है। वो डेड बॉडी को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और इस दौरान उसे एक हाथ करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग रहता है और एंड तक पहुंच जाता है, जहाँ उसे बहुत सारा खाना भी मिल जाता है। इसलिए वो सब लोग मिलकर सारा फूड बाहर निकालते हैं। वो जब वापस जा रहे थे तभी सियोंग को वहां से एयर कीपर मिलता है, जो कि वो अपनी वाइफ के लिए उठा लेता है, लेकिन तभी अचानक से उनपे मलबे के जलते हुए टुकड़े गिरने लगते हैं। इससे सब लोग छुपने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन इस तरह एक मेंबर मारा जाता है। ये सब कुछ एंड होने के बाद वो लोग खाना और डेड बॉडी लेकर वापस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स पहुंच जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो असल में वाम का बेटा था, जिसके कारण वो काफी ज्यादा रोने लगती है। उसे प्रोटेक्ट ना करने के कारण वो टेक को थप्पड़ दे मारती है, लेकिन तभी वहां पे हेवन आ जाती है और सब लोगों को टेक की रियल आइडेंटिटी बता देती है। कुछ लोग वहां मशीन को भी ले आते हैं जिसमें असली यंग टेक की बॉडी भी थी, जिसे देखकर सब लोग पैनिक हो जाते हैं और टेक को ये सब कुछ एक्सप्लेन करने को कहते हैं। तभी टेक उन पर गुस्सा करने लगता है कि उसने इस कॉम्प्लेक्स के लिए अपना जीवन दिया है और उसने और उसके बगैर वो भी यहाँ पे ना होते। साथ ही वो बताता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ था,
इससे टेक्निकली ये अपार्टमेंट उसी का ही है, लेकिन अब कोई भी उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। इसी दौरान गुआम एक बार फिर से उस पर चिल्लाने लगती है। ये देखकर बाकी सब लोग भी उस पर चिल्लाने लगते हैं। वो और गुस्साई भीड़ उसे बाहर निकालने के लिए उसको पीछे पुश करने लगते हैं, लेकिन वो वहां से बच के निकलता है और हेवन का पीछे करने लगता है, जिसे वो एक पोल में धक्का दे देता है। इस योंग एक गन लेकर आ जाता है, लेकिन वो उसे शूट नहीं कर पाता, इसलिए टेक आसानी से उसे वेपन ले लेता है। लेकिन इस दौरान उनका गेट गिरने लगता है और आउटसाइडर्स अपना बदला लेने के लिए अंदर आ जाते हैं। कुछ लोग उनसे फाइट करने लगते हैं, जबकि टेक उन्हें शूट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ज्यादातर लोग वहां से भाग जाते हैं। मियोंग और सियोंग भी अपने अपार्टमेंट में छुप जाते हैं, लेकिन तभी वहां एक आदमी आकर सियोंग पर अटैक कर देता है, जिसके कारण वो घायल हो जाता है और मियोंग उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उस पर भी अटैक कर देता है। इस दौरान सियोंग, जो कि कुछ रिकवर हो चुका था, वो उस आदमी को मार के अपनी वाइफ को बचा लेता है। इसके बाद वो फौरन से अपार्टमेंट से बाहर आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि हर तरफ दंगे हो रहे थे, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स को छोड़ के जाने का डिसाइड करते हैं। तभी कोई आदमी एक बॉम्ब उस बिल्डिंग पे फेंक देता है, लेकिन टेक जल्दी से उसे उठाकर बाहर फेंकता है, जो कि उन पर ही एक्सप्लोड हो जाता है, जिसके कारण बहुत से लोग मारे जाते हैं। कुछ देर बाद हम टेक को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा था। वो अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहां उसकी डेथ हो जाती है। तभी वहां पर कुछ लोग आकर उसकी चीजें चोरी करने लगते हैं। बहुत से लोग कॉम्प्लेक्स को छोड़कर वहां से जाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान हम सियोंग और उसकी वाइफ मियोंग को भी देखते हैं, जो कि रात गुजारने के लिए एक डिस्ट्रॉय हुए अपार्ट छुपे हुए थे, और तभी वहां पर बारिश होने लगती है। सियोंग को काफी ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन मियोंग के पास सप्लाईज नहीं थी, जिनसे वो हेल्प नहीं कर सकती थी। अगले दिन वो एक बार फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और बाकी सर्वाइवर्स को इग्नोर कर देते हैं। इसी दौरान फिर से रात हो गई थी और इस बार वो एक चर्च में छुपे थे। यहाँ सोने से पहले सियोंग मियोंग को वही एयर क्लिफ दे देता है। अगले दिन जब मियोंग की आंख खुलती है तो उसे विंडो से लाइट इफेक्ट का सुंदर नजारा देखने को मिलता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सियोंग की डेथ हो चुकी है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा रो है। जल्दी सर्वाइवर्स का एक ग्रुप उसे देख लेता है। वो लोग उसे अपने साथ आने के लिए इनवाइट करते हैं, जिसके बाद वो उनके साथ उसी स्टेशन पे पहुंच जाती है, जिसके बारे में हेवन ने उसे बताया था। जहां वो देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है कि एक आउटसाइडर होने के बावजूद वो सब लोग उसके बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। उसे खाने और रहने के अलग अलग जगह भी दे देते हैं। यहाँ मियोंग अपने हिस्से का खाना देखकर ये सोचने लगती है कि अगर इंसान चाहे तो वो एक दूसरे से काइंडनेस से बिहेव कर सकते हैं, और इसी के साथ ये मूवी हिट हो जाती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।